कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुए इंसिडेंट के अक्यूज्ड को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। और बात करें प्रोटेस्ट की, वो सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं और कोलकाता तक ही नहीं, पूरे देश में फैला हुआ था। देश का हर एक नागरिक, हर एक स्टूडेंट, हर एक डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहा था। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया और अक्यूज को पकड़ लिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट फिर भी चल रहे हैं और इसे गैंग से जोड़ रहे हैं। मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकेगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर के साथ हुआ इंसिडेंट इतना घिनौना था कि उसको देखकर या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ हम ममता बनर्जी की बात करें तो जस्टिस दिलाने के बजाय अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च निकाल रही है। और कोलकाता पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्विटर पे नोटिस भेज रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार लोकेलिटी में बेस्ड है। ये मेडिकल कॉलेज 1886 में बना था और भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से आता है। और इसी मेडिकल कॉलेज में 2016 में एक कुक काम किया करता था जिसका नाम था संजय रॉय। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है और जो जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन सब के पीछे यही आदमी है। उस टाइम पे संजय रॉय की फैमिली में इसकी माँ थी, इसकी बहन थी और उसकी वाइफ से इसका डिवोर्स हो चुका था। अब उसी साल संजय रॉय वहां से अचानक से गायब हो जाता है और किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन एक कुक के गायब होने से किसी को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं और किसी ने उस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन गायब होने के 3 साल बाद 2019 में उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स ऑफ वेस्ट बंगाल ज्वाइन की। अब सिविक वॉलंटियर फोर्सेस क्या होती हैं? तो 2012 में सिविक वॉलंटियर फोर्सेस का कंसेप्ट लाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर फोर्स की कमी थी। ये सिविक वॉलंटियर फोर्स पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करती थी और इनके काम के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते थे, महीने के 12,000 रुपए। अब इस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए भी कुछ रूल्स थे जो कि नॉर्मल पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए भी होते हैं, यानी कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय रॉय के ऊपर पहले से ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे इस फोर्स में ले लिया गया। तो यहाँ पे रूल्स का साफ साफ वायलेशन देखा गया है। और इतना ही नहीं, रूल्स का वायलेशन तो यहाँ पर जगह जगह पे किया जाएगा। अब आप आगे देखते जाइएगा। संजय ने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन नेताओं की चापलूसी कर करके और जुगाड़ लगाकर वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था। उसका यहाँ आने का रीजन यही था कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पर वो लोग करप्शन करके और फ्री में बेड दिलाकर जुगाड़ से वो ऊपर का पैसा कमा सकते हैं। तो जितने भी सिविक वॉलंटियर फोर्सेज के लोग होते थे उनका यही मोटिव होता था कि कैसे भी करके वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन हो सके। अब उसी डिपार्टमेंट की वजह से इसका आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर आना जाना शुरू हो गया। ये वहाँ जुगाड़ लगाकर फ्री में बेड दिलाता था और पैसे छापता था। और फोर्स में होने की वजह से गार्ड भी इसको आने जाने में रोकते नहीं थे। अब 1 साल के अंदर इसकी जान पहचान और कनेक्शंस अच्छे खासे हो गए थे और इसे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा वार्ड के आसपास सिक्योरिटी के लिए लगा दिया गया था। लेकिन सिक्योरिटी करने की बजाय इसका पूरा ध्यान कनेक्शन बनाने और जुगाड़ लगाकर पैसे छापने में था। अब इसके कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि पुलिस का एक वेलफेयर बोर्ड होता है जिसके अंदर 14 मेंबर्स की टीम होती है जो कि पुलिस की फैमिली के वेलफेयर को देखते हैं। उसके अंदर ही भी ये शामिल था। और इसकी मनमानी की वजह से काफी पुलिस वालों के ट्रांसफर भी हुए थे। इन ट्रांसफर्स को लेकर काफी बार कंप्लेन हुई, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इसको हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर एक बैरक भी दिया गया जो कि एएसआई अनूप दत्ता का था, लेकिन उसके अंदर बैठता संजय रॉय था। बताया जाता है कि एएसआई अनूप दत्ता और संजय रॉय के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन था। एएसआई अनूप दत्ता एक वीडियो के अंदर मीडिया से भागते हुए नजर आ जाएंगे और अभी इनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा चेंज होता है। सन 2021 में वहां पर एक नए प्रिंसिपल आते हैं जिनका नाम होता है संदीप घोष। इससे पहले ये नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे जहां पर इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसके बाद इनका ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये सुधरे नहीं और अपने सारे इलीगल काम यहाँ पर भी करते रहे। और इस मेडिकल कॉलेज में इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाए गए और उनमें से काफी सारे एलिगेशन ऐसे थे जो प्रूव भी हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रूव होने के बाद भी इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ और ये ऐसे ही अपना काम करते रहे। अब धीरे धीरे करके संजय रॉय प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था, ऐसा ऑन रिकॉर्ड कहा गया है। 16 साल से वहाँ पे काम कर रहे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के द्वारा। ऐसा भी देखा गया कि संजय रॉय ने अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था और जो टी शर्ट वो पहनता था उसके ऊपर भी उसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था, जबकि वो पुलिस के अंदर था भी नहीं, वो सिर्फ सिविक वॉलंटियर फोर्स का एक मेंबर था। अब संजय रॉय अपनी पहली वाइफ से डाइवोर्स तो ले ही चुका था, लेकिन इसने सन 2022 में दूसरी शादी की और शादी के कुछ महीने बाद ही ये डोमेस्टिक वायलेंस करने लगा। और हद तो तब हो गई जब इसने अपनी 3 मंथ की प्रेग्नेंट वाइफ को लात मार दी। लेकिन कुछ भी यहाँ पर होता नहीं है और वो माँ अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाती है, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब साल 2023 में संजय पूरी तरह से मौज में अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन प्रिंसिपल के हालात कुछ सही नहीं चल रहे थे। जून 2023 में स्टाफ और स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए और कहा कि ये प्रिंसिपल करप्टेड है और फ्रॉड है, ये पैसे का भी फ्रॉड करता है और साथ में इसके ऊपर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी के भी एलिगेशंस लगाए गए। रिपोर्ट्स की माने जाए तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में भी धांधली कर रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर यूज्ड सिरिंजेस, मास्क और ऐसे ही इक्विपमेंट्स को मैनेज किया जाता है ताकि वो खुले में ऐसे ही ना पड़े रहे और उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया गया तो वो बहुत सारी बीमारियां फैला सकते
सकते हैं, और उसका एक रीजन ये भी होता है कि कहीं उनको दोबारा से यूज ना कर लिया जाए। तो ये डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता था कि इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और ये दोबारा से यूज ना हो और ना ही इनसे बीमारियां फैले। अब रिपोर्ट्स के अंदर ये पाया गया कि ये प्रिंसिपल इस बायोमेडिकल वेस्ट को ओपन मार्केट के अंदर बेच रहा था और 20% कट रख रहा था। टीवी बांग्ला ने इस चीज के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया। अब इतने सारे एलिगेशंस के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक एसआईटी बैठाती है, जिसके अंदर ये प्रिंसिपल काफी चीजों में फंस गया। देखा यह गया कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज, जिसकी बेड की कैपेसिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बराबर ही है, लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा था उसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस था। एनआरएस मेडिकल कॉलेज का वेस्ट था 1,53,630 किलो, और वहीं पर सेम बेड कैपेसिटी होने के बाद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बायोमेडिकल वेस्ट था 49,044 किलो। तो आखिरकार इतना बड़ा डिफरेंस हुआ कहां से? तो साफ साफ था कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं तो ले जाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ आंखों के सामने होने के बाद भी हैरानी की बात यह है, संदीप घोष के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और स्टूडेंट्स का कहना है कि बार बार प्रोटेस्ट करने और उसके अगेंस्ट जाने की वजह से प्रिंसिपल ने जानबूझकर फेल कर रहा है और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को मारा और दौड़ाया भी, जिसकी वजह से अब प्रिंसिपल 2 बाउंसर्स के साथ ही हमेशा बाहर घूमता है। ये तो थी पूरी बैक हिस्ट्री। अब आते करंट सिचुएशन के ऊपर। साल 2024, इस हॉस्पिटल के अंदर एक औरत अपना बीमार बच्चा लेकर आती है और संजय रॉय उस औरत की बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके सारे टेस्ट करवाता है, इधर उधर शिफ्ट करने में हेल्प करता है और साथ साथ उसे फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। लेकिन हेल्प करने के बहाने उसके इरादे कुछ और ही थे। उसने हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर से उस औरत के नंबर निकाल लिए और वो उसे बार बार कॉल किया करता था। वो उसे दिन में काफी बार कॉल करता था और मैसेज करता था और बार बार उसे मिलने के लिए बुलाता था। और आखिर में तंग आकर उस औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर होने के बाद संजय रॉय को वहां पर बुलाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है इस बार भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन एफआईआर का एक फायदा हुआ कि इसने दोबारा उस औरत को परेशान नहीं किया। इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से ही इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। अगर उसी टाइम पर इसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया गया होता तो ये उस रात ये इंसिडेंट करता ही नहीं और एक बेकसूर लड़की की जान बच सकती थी। इसी इंसिडेंट के एक वीक बाद एक फीमेल डॉक्टर ने कंप्लेन की कि इसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अब जो विक्टिम थी वो इसी कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर रही थी और वो वहाँ के सेकंड ईयर में थी। एमडी करने वालों को पीजी डॉक्टर्स या रेजिडेंस डॉक्टर्स भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्हें 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे की लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। रेजिडेंस डॉक्टर्स का मतलब यही है कि उन्हें 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे ऑन कॉल रहना पड़ता है। यानी कि इस दौरान वो ब्रेक्स ले सकते हैं, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाए उनको वहाँ पर काम के लिए वापस जाना पड़ता है। वो बीच-बीच में आराम कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते। विक्टिम अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मेहनत करके पढ़ाया था। उनके पिता एक टेलर थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन तो उनकी इतनी अच्छी थी नहीं। तो इंसिडेंट वाली रात इसने 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात की और उन्हें गुड नाइट बोला और उसके बाद वो अपने रेगुलर राउंड्स के ऊपर चली गई। अब उसी डेट को संजय रॉय दिन के अंदर हॉस्पिटल आया था और उसने विक्टिम को फॉलो किया था, जो कि सीसीटीवी के अंदर देखा गया था। दिन में तो संजय रॉय वहां से चला गया था, लेकिन वो रात को 11 बजे दोबारा से हॉस्पिटल आया अपने उसी जानकार के पेशेंट के कुछ एक्सरेज वगैरह कराने के लिए। लेकिन जो सर्जरी होनी होती है वो रात के 1 बजे प्लान की जाती है। तो ये अपने उसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल की दीवार के पीछे शराब पीने लग जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद ये वहां से निकलते हैं और वहां के एक रेड लाइट एरिया सोनागाछी पहुंचते हैं। इसके बाद इसका दोस्त अंदर जाता है और कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो ये दूसरे रेड लाइट एरिया चेटले पहुंचते हैं। इसका दोस्त दोबारा अंदर जाता है और संजय वहीं बाहर रुकता है। संजय बाहर खड़ा होकर एक लड़की को पैसे देकर उसके प्राइवेट फोटोज अपने फोन के अंदर मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद इसका दोस्त बाहर आता है और वहां से वो उबर बाइक कर वहां से चला जाता है। संजय वहां से वापस आकर दोबारा शराब पीता है और शराब के नशे में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब इसी टाइम पीरियड में दूसरी ओर लगभग 12 बजे विक्टिम अपने 2 दोस्तों के साथ, जो कि उसी के जूनियर्स थे, ओरोको और सुमित्रा, उनके साथ मिलकर फूड ऑर्डर करती है और उसके साथ ही ये प्लान करते हैं कि ये नीरज चोपड़ा का थ्रो देखेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे जेवलिन थ्रो के अंदर। लाइव जेवलिन थ्रो का मैच देखने के लिए 3rd फ्लोर पहुंचते हैं, जहां पर सेमिनार हॉल था और वहां पर टीवी लगा हुआ था। सेमिनार हॉल में ये नीरज चोपड़ा का लाइव मैच देखते हैं और वहां पर उसको सपोर्ट करते हैं। मैच खत्म होने के बाद उसके दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं और ये वहीं रुककर स्टडी करती है। इसी बीच रात के 2 बजे स्टाफ मेंबर आता है और कुछ रिपोर्ट्स दिखाकर वहां से चला जाता है। और यही टाइम था कि जिस टाइम पे संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर वापस आया। 2:35 के ऊपर विक्टिम के एक कजिन का मैसेज आया था, जिसका उसने 2:35 पर ही रिप्लाई किया। इसके बाद 3 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ गोलन सेमिनार हॉल से गुजरता है और वो देखता है कि विक्टिम वहीं पर एक रेड कलर के ब्लैंकेट के अंदर सोई हुई है और ये आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया था। अगले दिन 7:30 बजे 31 साल की ट्रेनी की बॉडी मिलती है उसी सेमिनार हॉल के अंदर। करीब 10 इंजरी मार्क के साथ बॉडी सेमी नेकेड होती है और उसकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा होता है और उसने जो ग्लासेस पहने हुए थे उसके कांच के टुकड़े उसकी आंखों के अंदर घुसे हुए थे। अब ये सब कब और कैसे हुआ वो मैं सब आपको बताता हूँ। संजय रॉय 3:50 पर हॉस्पिटल के मेन गेट से एंट्री लेता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है और इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। ये हॉस्पिटल के हर कोने में जाता है ताकि इसे क्राइम करने के लिए कोई मिल जाए और चक्कर काटते काटते 4:03 पर ये 3rd फ्लोर पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है, जहाँ पर विक्टिम सोई हुई थी। सेमिनार हॉल के अंदर तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल में जाने वाली लॉबी के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरा के अंदर देखा गया
कि अंदर जाते टाइम इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ हेडफोन्स थे और इन्हीं ब्लूटूथ हेडफोन्स की वजह से बाद में पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया। सेमिनार हॉल में घुसने के बाद वहां पर ये विक्टिम को अकेला देखता है और उसका गला दबाता है, उसे काफी मारता है। विक्टिम काफी स्ट्रगल करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। ये सेमिनार हॉल के अंदर 4:03 पर घुसा था और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट्स आई उसके अंदर 4:15 की डेथ दिखाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि काफी लंबे टाइम तक विक्टिम ने स्ट्रगल किया था। अब सेमिनार हॉल के अंदर स्पीचेस वगैरह दी जाती थी तो उसको साउंड प्रूफ बनाया गया था ताकि बाहर आवाज ना जाए। इसकी वजह से जो विक्टिम चिल्ला रही थी वो भी बाहर नहीं जा पा रहा था। 4:40 पर ये वहां से बाहर आता है और अपने बैरक में जाकर सो जाता है। ये वहां से भागता नहीं और ना ही घबराता है। अब सुबह जब इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो सेमिनार हॉल में पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सारे स्टाफ मेंबर और आसपास के लोग वहां पर जूते लेकर घुस जाते हैं। जगह जगह फिंगरप्रिंट हो जाते हैं और सारे एविडेंस मिट जाते हैं। अब हायर अथॉरिटीज प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन कर देती हैं, लेकिन फोन करने के 1 घंटे बाद वो वहां पर पहुंचते हैं, जबकि वो रहते उसी कॉलेज के पास है। अब प्रिंसिपल ने क्या किया कि उसने पुलिस को कंप्लेन करने की बजाय या FIR करने की बजाय वो खुद सेमिनार हॉल में पहुंच गया और वहां पर देखने लगा। उसके बाद वो वहां से अपने ऑफिस जाता है और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और सेम टाइम पर 10:50 पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आप जल्दी से कॉलेज आइए, आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। अब ये बात सुनकर पेरेंट्स काफी घबरा जाते हैं और वो वापस कॉल करते हैं, लेकिन इस बार वो आदमी कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर पेरेंट्स घबराहट में और जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के 3 घंटे बाद तक भी उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को नहीं दिखाया गया। उन्हें बाहर ही रोक कर रखा गया और उसे मिलने नहीं दिया गया। और 3 घंटे के बाद भी जब उन्हें मिलने दिया गया तो उनसे ये बोला गया कि आप एक फोटो ले सकते हैं और जल्दी से यहाँ से जाइए। अपनी बेटी की बॉडी को देखने के बाद उनके पिता ने यही कहा कि ये साफ और मर्डर का केस है, कोई सुसाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हमारी बेटी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें कम से कम इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। अब सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही डिमांड कर रहे थे कि जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी, क्योंकि उन्हें इस कॉलेज के प्रिंसिपल और अथॉरिटीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शाम के 6 बजे विक्टिम की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन विक्टिम की दोस्त ने एक अच्छा काम किया और उसने ये डिमांड रखी कि ऑटोप्सी अगर होगी तो वीडियोग्राफी के अंदर ही होगी। और प्रोटेस्ट के चलते उसकी डिमांड को मान लिया गया और जो भी ऑटोप्सी हुई वो वीडियोग्राफी के साथ साथ ही हुई। और रिपोर्ट्स आने के बाद विक्टिम के साथियों को जब पता चला कि उसकी बॉडी पर कहाँ चोट लगी है तो ये सब साफ हो गया था कि नहीं, एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी तक भी किसी ने FIR दर्ज नहीं की थी और बिना FIR किए ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सारे स्टूडेंट्स और विक्टिम के पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को इतनी जल्दी किस बात की है। ये सब फटाफट सब कुछ कर रहे हैं, एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद विक्टिम के फादर खुद जाकर FIR दर्ज करते हैं। अभी तक हायर अथॉरिटीज सिर्फ एविडेंस मिटाने के चक्कर में थी और किसी तरह से इस बात को टालने में लगी हुई थी। लेकिन जब लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, वो सड़कों पर आ गए, तब गवर्नमेंट को समझ आ गया कि ऐसे बात बनने वाले है नहीं और उसने पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए और जो भी अक्यूज्ड है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। इसके बाद पुलिस अपने काम में लग जाती है और वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगती है। अब सेमिनार हॉल से पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था जिसको लेकर वो जगह जगह CCTV कैमरा चेक करने लगी। वो सेमिनार हॉल के बाहर लगे लॉबी के कैमरा को चेक कर रही और देख रहे थे कि कौन कौन बंदा वहां पर एंटर किया और एग्जिट लिया है। कैमरा में वो संजय रॉय को भी देखते हैं जो कि ब्लूटूथ ईयरपीस पहने हुए अंदर घुसा था, लेकिन जब वो 37 मिनट के बाद बाहर आया तो उसके गले के अंदर वो ब्लूटूथ ईयरपीस था ही नहीं। उसके ऊपर सबसे ज्यादा शक इसलिए किया गया था क्योंकि वही सबसे ज्यादा देर तक सेमिनार हॉल के अंदर रुका था। पुलिस फटाफट से उसके बैरक के अंदर पहुंचती है और जब वो उस ब्लूटूथ ईयरपीस को उसके फोन से कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है और फिर पुलिस उसे वहां से उठाकर ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन में संजय रॉय अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है बिना कुछ डरे और उसे इस बात का कुछ अफसोस भी नहीं था। अब अक्यूज्ड के पकड़े जाने के बाद भी ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। और वहां का प्रिंसिपल एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी देता है। वो कहता है कि विक्टिम अकेले सेमिनार हॉल के अंदर गई ही क्यों थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इसके बाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट को रिजाइन एप्लीकेशन देता है, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट उसका रिजाइन एक्सेप्ट करने की बजाय उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर ही ट्रांसफर कर देती है। अब इसमें बहुत सारे इंसिडेंट और भी हुए, जैसे कि ममता बनर्जी का अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च निकालना, 6 से 7 हजार गुंडों के ग्रुप का हॉस्पिटल के पास आना और वहां पर हमला करना, वहां पर तोड़फोड़ करना। और जहां पर ये सब इंसिडेंट हुआ वहां से 20 मीटर दूर ही मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया था ताकि वो एविडेंस को मैनिपुलेट कर सके। अब इन सब का डायरेक्ट लिंक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जोड़ा जा रहा है। अब वो लिंक कैसे है और ये सारे इंसिडेंट्स कैसे हुए, कब हुए, इनके बारे में मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।